हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल MPSC स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमने फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें टोटल 4 डे कंप्लीट हो चुके हैं। 20 डे का चैलेंज था, जिसमें एक दिन लैगिंग हो चुका है और वो रीजन मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था भाई, ठीक है। हालांकि उसको कवर कर लेंगे कल संडे के दिन, ठीक है। तो फिलहाल यदि हम बात करें तो आज 5th डे है और यहाँ पर चैप्टर 4 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो है आपका क्या है सर, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि हाँ कौन सा न्यूमेरिकल नहीं, अभी डेरिवेशन की बात चल रही है तो डेरिवेशन की बात करेंगे। हालांकि इस चैप्टर का जो डेरिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट आप कह नहीं सकते। मतलब यदि प्रॉपरली यदि डेरिवेशन पूछा जाए तो इस चैप्टर से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो बेसिकली मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि एग्जाम में आने वाला है तो आपको करना ये है कि भाई इस चैप्टर, हालांकि मैंने तो ये कहा है कि जितना रिवाइज किया जा रहा है सबको आप डिराइव करो, प्रैक्टिस करो। संडे के दिन जैसे मान लीजिए आप टाइम पा रहे हो तो हर एक को दोबारा से एक बार देख लो, जिसमें डाउट हो रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हालांकि वर्क करने से ही होगा, ऐसा सोचो कि नहीं आ रहा बोल के चल जाएगा काम, तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, जो नहीं आ रहा है तो उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, वो ज़रूर आने लगेगा। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगा, नहीं आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। बेसिकली क्या करना भाई, आपको उस पर लगे रहेंगे तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, आपको रिजल्ट जरूर देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर 4 के बारे में स्टडी करना चाहेंगे, ठीक है, जो कि क्या है आपका मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखिए पीछे हम लोग क्या पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े। एक का नाम था बेसिकली क्या भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। हालांकि टॉपिक इसके अलावा क्या था भाई, दूसरा जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 2 पोर्शन हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 3rd यूनिट लाइक ऐसे कर सकते हो, मैग्नेटिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए बेसिकली भाई, तो हमें क्या करना है, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कोई भी चार्ज अपने पास हो, जो चार्ज अपने पास होता है बेसिकली क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, देखो नॉर्मली यदि मैं बोलूँ तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो ये प्रोड्यूस करता है क्या भाई, ये प्रोड्यूस करता है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोवाइड करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। हमने फर्स्ट दिन ही इसको देखा था कि यदि कोई चार्ज है तो उसके अराउंड एक रीजन बन जाता है, उस रीजन में वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। न्यूट्रल पार्टिकल को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो वो एक अलग बात है कि हाँ चार्ज है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा। अब यहाँ पर देखो चार्ज किया जा रहा, चैप्टर का नाम थोड़ा सा फोकस करो तो क्या लिखा है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब हमें क्या करना है, चार्ज को इधर मूव कराना है, ठीक है। चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है। तो बेसिकली चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, ठीक है। चार्ज किस में हो, चाहे तो रेस्ट में हो भाई, चाहे मोशन में हो, रेस्ट और मोशन, ठीक है। यदि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया भाई, ऐसा सिचुएशन है कि वो रेस्ट में हो या मोशन हो, वो फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोड्यूस करेगा ही करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रेस्ट में हो या मोशन में। लेकिन यदि बात करें हमारे पास स्पेसिफिक केस आ जाए कि चलो हाँ जो चार्ज पार्टिकल है वो स्टेट ना होकर मोशन में है, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल इन मोशन, यदि कोई चार्ज पार्टिकल क्या है भाई, मोशन में हो, ठीक है ना। यदि चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो भाई यहाँ पर एक भयानक सा चीज़ देखने को मिलेगा। भयानक सा चीज़ क्या है, बस अलग हो जाएगा भाई। हमने कहा मोशन है चाहे रेस्ट है, उस केस में हमें ये तो देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है भाई, ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा है बेसिकली, तो ये क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास 2 टाइप का फील्ड हो जाता है। एक तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपने रीजन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा देखा गया कि कोई चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो उसके
सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो दूसरे यदि मेटेलिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से ये चीज़ बोला गया। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल तो होगा, वो दो तरीके से भी हो सकता है। चार्ज पार्टिकल दो तरीके से, मतलब एक हो सकता है यूनिफॉर्म, कैसा हो सकता है भाई, यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, एक होगा यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होगा भाई, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या है भाई, जो आपका स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जो स्पीड होगी वो क्या सर रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड, मतलब टाइम के साथ इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी भाई, चेंज होगी। स्पीड जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना जानो कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो भाई उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, मोशन में है तो इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मोशन में टाइप से मतलब नहीं है, टाइप से मतलब नहीं है, यहाँ पर बस इतना हम समझ सकते हैं कि चलो इस वाले की कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ओनली, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये दो चीज़ें इधर प्रोड्यूस करने मिलेगा। लेकिन यदि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लाइक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसके अलावा भाई ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल क्या करे, एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ से क्या होगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, या प्रोवाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होने लगती है, प्रोवाइड होने लगती है या प्रोड्यूस होने लगती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गई क्या बात। तो यहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ इसी के बारे में स्टडी करना है, देखना है, तो इतनी चीज़ आप क्या करेंगे अभी तो याद रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें इसमें, तो आपको आगे वाले पोर्शन पे क्या देखना है भाई, आगे वाले पोर्शन पे ये देखना, ध्यान से देखिए कि जो किसी भी, यदि मान लीजिए हम कहें कि किसी भी कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का मतलब जिसमें करंट क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो, जिसमें करंट क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो। ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया किसके द्वारा, बताओ, फैराडे के द्वारा, किसके द्वारा। लेकिन ये चीज़ अभी हम लोग क्या करेंगे, देख के नॉर्मल अभी हम लोग क्या करते हैं, या कर भी लेंगे तो कोई बुराई है सर, जैसा कहो आप सब कर लिया जाए। मतलब देखो हमारा टारगेट कहाँ था भाई, डेरिवेशन पे, हमारा टारगेट कहाँ था, डेरिवेशन पे। थियरी पे टारगेट अभी हम लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, यदि थियरीज पढ़नी होगी तो फिर उधर भी क्या करना होगा, चलना ही होगा। बोलिए जल्दी बोलिए, क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, मतलब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल पार्ट यदि देखना है तो यहाँ पर फैराडे है और एक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है। फैराडे का है थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर में है, आगे वाले टॉपिक में, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्या देखते हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बात है, बोलो। इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था भाई, इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होती है वो प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, बोलो। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप बोलोगे करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब है सर, करंट कैरिंग का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है सर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आप सोच के देखो, चार्ज पार्टिकल ही मूव करेगा। तो अभी मैंने पूछे कहा कि यदि मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फर्स्ट टाइम इनके एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि हाँ ऐसा है। ठीक है, तो नॉर्मली यदि मान लीजिए अपने पास ये हम कहें कि चलो एक सेल है, ठीक है, एक सेल से हम किसी वायर में क्या कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी ले लेते हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, किसी सर्किट में ऐसे मान लीजिए करंट प्रोवाइड, एक वायर है ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में क्या होगा,
करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसी के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के नीचे हम क्या कर रहे हैं, बोलो, इसके नीचे एक मैग्नेट लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके नीचे क्या है, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल जो होगा बेसिकली, जैसे मान सकते हो कि यहाँ पर इसका नीडल का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखा दे रहे हैं कि ऐसे है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें एक हम बोल देते हैं नॉर्थ और दूसरा कोई बोल दे रहे हैं साउथ, ठीक है। ये यदि नॉर्थ है और दूसरा क्या है, ये नॉर्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का। तो इसमें जब करंट फ्लो करता है, करंट जब फ्लो करता है तो एक्चुअल में इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैंने इस पार्ट को इधर थोड़ा सा बाहर लेके समझाऊँ तो ये वाला पोर्शन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, और इधर वाला जो पोर्शन है भाई ये क्या साउथ है, ये नॉर्थ हो गया और साउथ। और इसमें आप देख लो करंट का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो उसमें उन्होंने ये पाया था कि भाई डिफ्लेक्शन हो गया था, क्या हो गया था, डिफ्लेक्शन हो गया था। अब ये डिफ्लेक्शन होगा किधर, ये इतना समझो, डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ भी बोल सकते हो या मतलब भाई मैग्नेटिक नीडल का मतलब क्या है, वो किसके प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होगा, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली और एक्स्ट्रा हम तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं किसी मैग्नेट के थ्रू, अपने पास केवल वायर है, सेल है, की है, इसको यूज करके देख रहा है डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब किसकी वजह से जा रहा है भाई, वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो आप बोलोगे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो चलो डिफ्लेक्शन होता भी है तो किस डायरेक्शन में होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे। तो इसको यदि बताना तो न्यूटन स्विमिंग रूल से बताएंगे, किससे बताएंगे, न्यूटन्स स्विमिंग रूल से। न्यूटन स्विमिंग रूल क्या कहता है भाई, यदि आप क्या करो कि आप सोच लो क्या कर रहे हो, तैर रहे हो, ठीक है, स्विम कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। यदि आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर स्विमिंग in the direction of बोलो इलेक्ट्रिक करंट, यदि इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, देन आप ये बोल सकते हो भाई कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होगा वो आपके किधर होगा भाई, बोलो लेफ्ट हैंड की तरफ, किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो आप बोलोगे सो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ नीडल will be in the direction of left hand, मतलब जिधर आपके लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन है भाई, लेफ्ट हैंड आपका जिधर होगा उधर ही क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब नॉर्मली मैं सोचो ऐसे स्विमिंग करके इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, करंट का डायरेक्शन मेरा यही है, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये होगा, मेरा लेफ्ट हैंड ये होगा, तो लेफ्ट हैंड ये है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल, यदि मैं जिधर भी लिखा है नॉर्थ पोल अभी करस्पॉन्डिंग इधर है, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड तो इधर ही है, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब बोलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पर ये जो है आपका नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और साउथ पोल इधर चला जाएगा। कुछ इस तरीके का क्या देखने मिलेगा भाई, डिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मली सोच के देखो कि मैं यदि ऐसे बना देता हूँ कि चलो ये अभी भी नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, इधर आप बना देते हो साउथ है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसमें आप दिखा दे रहे हैं, इसके नीचे से वायर है भाई, इसके नीचे से वायर है। मैं सोचो कि सर इसमें कहाँ करंट करा रहा है, उसमें करंट नहीं करा रहा, जैसे यहाँ पे दिखा वही मतलब है। तो इसके ऊपर या नीचे रखे हुए हैं, तो बेसिकली क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, आप इधर से किधर जा रहा हो, इस साइड से इधर जाने लगे, इस साइड से क्या जाने लगे, इधर। तो आप सोचो आपका लेफ्ट हैंड आपका किधर आ रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो और नॉर्थ पोल यहाँ दिख रहा है, तो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका बोलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। बोलो क्लियर हो गई क्या बात, बोलो भाई क्लियर तो हो जाना चाहिए। चलो आज थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यदि हम देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो वो मिलता है भाई हमें बायोट-सेवर्ट लॉ से। किससे मिलता है, बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ से हमें पता चलता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है। मतलब आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब समझ रहे हो क्या कि मतलब अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर तो होगा भाई, लेकिन उसके स्मॉल पोर्शन की ही बात करनी है हमें, ठीक है। फुल पोर्शन से इन्होंने भी नहीं बता पाया, मतलब ये क्या किए कि एक छोटे से पार्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इन्होंने डिस्कस किया था, बता दिया था। तो जैसे मान लो अपने पास एक वायर है, ठीक है, अपने पास एक क्या है, वायर है इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें करंट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में ही दिखा देंगे कि इसका लेंथ जो है वो dl है, ठीक है, क्या है, dl है। यहाँ से r डिस्टेंस पे जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इससे p पॉइंट पर, सॉरी r डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट p है, और उस पॉइंट p पे ही हमें क्या करना है, समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की। तो नॉर्मल करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अभी थीटा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा भाई, मैंने कहा कि स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से, किसकी वजह से होगा, dl की वजह से। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग में ये बोलूं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या बताओगे। तो इनके अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप ये बोल सकते हो भाई, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप ये बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट द पॉइंट P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना। dB जो होगा वो क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट जितना ज़्यादा प्रोवाइड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि लेंथ की बात करोगे तो लेंथ की भी क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, लेंथ की भी क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके साइन के भी क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसके अलावा डिस्टेंस का जो होता है भाई मैटर, डिस्टेंस भी क्या होता है, स्क्वायर के क्या होता है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे सर, कंबाइन कर लेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो भाई dB इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बोलो, dB इक्वल टू हमें मानने लगेगा क्या, प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा सर, r स्क्वायर। यहाँ से यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो देखो ये क्या होता है, कांस्टेंट के रूप में मिलता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान क्या मिल जाएगा, 4 पाई। यहाँ हो जाएगा IDL साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर, r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ठीक है सर, क्लियर हो गई। थीटा याद रखना भाई, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके लेंथ ले लेंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इस पॉइंट से P को मिला है उस लाइन को ले लो, उनके बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ही हमें क्या बोलना है, बताओ, उस एंगल को ही बोलना है भाई क्या, बोलो, थीटा। अब यह तो बात आ गई मैग्नीट्यूड की, लेकिन यदि हम बात करें किसकी सर, डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। कुछ और कलर यूज करते हैं आज, कलर खेलते हैं भाई, ठीक है। चलो यदि मैं दूसरे केस की बात करूं, यहाँ पर मान लो मैं ये कहूँ कि चलो अपने पास क्या है भाई, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर इस केस में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देखो यदि आपको बताना है नॉर्मली, तो उस केस में आपको ये समझना है कि मान लो आप ये कह रहे हो कि आपके पास एक वायर था, आपके पास क्या है, एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट वायर है, होल्ड करो, इस वायर को ऐसे पकड़ लो, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो थंब वाला रूल लगा दो, क्या लगा दो, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को हम बोल सकते हैं क्या सर, राइट हैंड थंब रूल। कोई एक रूल याद करो सर, ठीक है, रूल आपसे बहुत रेयरली पूछेगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, तो बेसिकली ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ।
तो इसको ऐसे पकड़ना कि थंब का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के डायरेक्शन में। इसको पूरा होल्ड कर लो, ऐसे ऐसे क्या करोगे, पूरा होल्ड कर लो। अब देखो जिस भी तरफ आपको देखना, अपने फिंगर को ऑब्जर्व करो। ये तो ऊपर हो गया, अब इसके राइट मेजर करना है या उसके लेफ्ट मेजर करना है, तो दोनों आप देखना। यदि राइट मेजर करो तो इस फिंगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये तो मैंने ऊपर कर दिया, इसको भाई अपनी जगह रहना। तो इसका राइट साइड क्या दिख रहा है, इसके राइट साइड कैसा दिख रहा है भाई कि हमारा ये फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, और इसके लेफ्ट साइड देखोगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो राइट की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ क्या आएगा सर, बाहर की तरफ। तो लेफ्ट वाले पोर्शन पे हमें क्या दिखाई देगा सर, अंदर की तरफ, और सॉरी राइट साइड क्या दिखेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ को दिखाते हैं भाई क्रॉस से। किसे दिखाते हैं, क्रॉस से। मतलब इसको आप बोलोगे इनवर्ड, क्या बोलोगे सर, इनवर्ड बोलोगे। और इसके अलावा यहाँ पर दिखाएंगे डॉट से जो बाहर की तरफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आउटवर्ड। ठीक है, समझ आ गई क्या बात। अब नॉर्मली आपने ये बोला सर यहाँ पर ये तो लेफ्ट राइट हो गया, तो आप सोचो इधर होगा तो कैसा होगा, इस साइड होगा। मतलब आप सकते हो कि इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब एक सर्कुलर लाइन ड्रा कर दे और उसके किसी पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला तो एक टेंजेंट ड्रा कर लें। उस पॉइंट पे क्या ड्रा कर लेंगे, टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई क्या बात। ठीक है, तो इसका मतलब करंट इसमें भी ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा सर, इनवर्ड। इधर किसी पॉइंट पे बताना होता मान लो, तो इधर किसी पॉइंट पे बताना होगा आर डिस्टेंस पे, तो हो जाएगा क्या, आउटवर्ड। ठीक है, समझ आई क्या बात। तो ये था भाई बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में किस तरीके से क्या करना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वैल्यू मिलती है भाई, उसको अब सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर जो मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है कितनी, 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ पर यूनिट लगाएंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, तो यहाँ पर देखेंगे टेस्ला, ये यल और ये यल मतलब लेंथ और आर भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा मीटर क्यों बचेगा, तो टेस्ला मीटर पर क्या हो जाएगा सर, एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे एज ए न्यूमेरिकल पर्पज, एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन सब वैल्यू को, फार्मूले को भी याद करते चलना है। ठीक है सर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सर, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो इस केस में हम आगे देखें तो अपने पास और भी टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जैसे बायो-सेवर्ट हमने देख लिया, अब बायो-सेवर्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का जो क्या होगा आपके पास कंडक्टर होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे भाई, निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें यदि हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, क्या बोल सकते हो सर, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ये लिख लो भाई, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ लिख लो एकदम, ये लिख लो भाई कि ये एग्जाम में इसमें से एक तो जरूर आएगा, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ करने के लिए तो 3 है, लेकिन उन तीनों में से 2 और दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। उन तीनों में से मैं 2 बताऊंगा कि मतलब ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलो भाई, अब एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में देखो फर्स्ट जो पॉइंट है भाई, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, तो हम किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे, किसी सर्कुलर लूप के क्या करेंगे, सेंटर पे निकालेंगे। थोड़ा सा भाई देख लेता हूँ, क्योंकि कल जो था भाई थोड़ा सा मोबाइल का लोकेशन ऐसा हो गया था कि किनारे वाले पोर्शन कम दिख रहा था ना। ठीक है, चलो आज तो कुछ हद तक ठीक चल रहा है अभी। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे क्या भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो भाई देखो बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत है नहीं इधर। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप फिगर बना दो। मान लो यहाँ पर ये अपने पास क्या हो गया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, एक करंट कैरिंग क्या हो गया भाई, कंडक्टर हो गया। ठीक है, इस करंट कंडक्टर को हम थोड़ा सा अलग भी कर सकते थे, बट ऐसे समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर हम ले लेंगे सेंटर, इस सेंटर पे हमें क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है भाई, कैपिटल आर या स्मॉल, जो भी आप मानना चाहो मान लो।
ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। यहाँ पर इसका सेंटर हो गया O। इस कैपिटल R से रिलेटेड हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट DL ले लेंगे। क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट DL। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो सर, ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसके साथ ये जो R है ये कितना एंगल बनाएगा भाई, देख लो। तो ये एंगल बनाएगा भाई 90 डिग्री। कितना बना देगा एंगल, 90 डिग्री। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। करंट की वैल्यू कितनी है सर, I। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर, तो उसको हम बायो सेवर्ट के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड at the center, magnetic field at the center of the loop due to small element dl। स्मॉल एलिमेंट जो dl ले ले भाई, उसकी वजह से कितना होगा, तो आप बोलोगे सर db तो भी लिख सकते हैं, छोटा है तो छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो db इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, I करंट है, dl लेंथ है, साइन और थीटा की वैल्यू मैंने 90 बताई। देखो करंट भाई ऊपर जा रहा है, ये सर लेंथ है इसका, इन दोनों के बीच एंगल। आपको पता है कि किसी भी सर्कल में यदि हम बात करें, यहाँ का जो टेंजेंट होगा और ये रेडियस वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं भाई, 90 डिग्री का। तो इसके करस्पॉन्डिंग समझ सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो कैपिटल R स्क्वायर। बोल सकते हैं क्या, तो बोलोगे हाँ सर। तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलो, तो म्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा, 4 पाई। यहाँ बचेगा I dl, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होती है सर, 1 होती है। ठीक है, अब मुझे टोटल क्या बताना, टोटल सर्कुलर लूप की वजह से बताना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular loop, तो कितना हो जाएगा सर, कितना कर लेंगे बताओ। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर कितना, तो आप इंटीग्रेट कर लो भाई। तो लिखो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना हो जाएगा, I dl बाई कितना था सर, R स्क्वायर। यही है क्या। अब आप क्या करोगे, R कैपिटल है भाई, R स्क्वायर। अब इसमें जो कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई मैंने कहा कांस्टेंट, करंट भी फ्लो कर रहा है कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू आप कहोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई R स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर I भी है भाई, तो I भी लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, dl ऐड करते जाओगे तो पूरा आपको क्या मिल जाएगा भाई, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। क्या मिल जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो यहाँ से B इज इक्वल टू लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर, और इसका मिल जाएगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई R। तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से पावर कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है ना, म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा सर, 2R। समझ आई क्या बात, बोलो सर। कितनी आसानी से देखो आप क्या किए, डिराइव कर लिए कि हाँ सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया क्या। अच्छा, अब इसमें देखो फिर वही बात आएगी कि भाई सर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगा, तो इनवर्ड या आउटवर्ड। तो अभी जो अप्लाई किए थे ना, उसी का रिवर्स गियर अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे इसमें मैंने बताया कि करंट ऊपर जा रहा है, तो ये हमने क्या किया, इसको कर्ल बनाया ऐसे, तो इसके लेफ्ट में राइट में दिखा रहा था, तो कर्ल अंदर की तरफ ही ऐसे। तो अभी आपको क्या करना है, उल्टा ये करना है कि ये वाला पाम जो है उसको इस तरीके से कर्ल बनाना है, इस तरीके से कर्ल बनाना है, चाहे वो क्या हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लाइक यदि मैं कहूँ कि मान लो यहाँ पे समझा दे रहा हूं, मान लो यहां पर क्या है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है ना, एक क्या है, सर्कुलर लूप है। अब इसमें करंट देखो, या तो क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या तो कैसा हो सकता है क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है। तो आपको करना क्या भाई, अपने कर्ल को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है, कि करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। जैसे इसमें करेंगे तो देखो, इसको ऐसे करेंगे तभी तो होगा,
बोलो एंटी क्लॉकवाइज करना है तो कर्ल को मतलब अपने फिंगर के कर्ल को ऐसे बनाएंगे। तो ये जो थंब देख रहे हो किधर आएगा सर, बाहर की तरफ। साथ साथ करते चलो। तो आप बेसिकली देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे ऐसे हो रहा है, तो ये आपका थंब किधर आ रहा है, बाहर। लेकिन इस केस में करना होगा आपके फिंगर के कर्ल को इस तरफ ऐसे बनाना होगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, फिर आपको इधर से करना होगा बेसिकली कि हम इस तरीके से करेंगे तभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज तो हमारा थंब किधर चला जा रहा है, अंदर चला जा रहा है। किधर चला जा रहा है, अंदर। तो यदि आप देखोगे कि यदि अंदर आ रहा है तो इसको दिखाते हैं क्रॉस से, और इसको किससे दिखाते हैं भाई, डॉट से। तो मतलब ये कर सकते हो कि यहाँ पर यदि मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, तो इनवर्ड बोलोगे, और इसके केस में क्या बोलोगे, आउटवर्ड। तो यहाँ देखो करंट का डायरेक्शन कैसा था सर, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में जो करंट क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा सर, आउटवर्ड। कैसे आ जाएगा, आउटवर्ड। समझ गए क्या, बोलो। समझ में आ गई बात, ये पॉइंट ओ था। ठीक है, मतलब ये करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है वो किधर दिख रहा है, आउटवर्ड दिख रहा है। ठीक है सर, देख लो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हो गया सर। अब इसी में देखो एक पार्ट और है, इसी का एक पार्ट, और वो पार्ट क्या है सर, वो पार्ट की यदि बात करोगे तो इसमें देखो यहाँ पर हमने इसके सेंटर पे निकाल लिया। अभी मुझे इसके कहाँ निकालनी है, एक्सिस पे। कहाँ निकालनी सर, एक्सिस पे। अब एक्सिस क्या होता है उसको आगे देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है भाई, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, सेकेंड पॉइंट का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, उसके सेंटर पे, सॉरी एक्सिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आप बोलोगे, हेडिंग बनाना चाहोगे तो लिख सकते हो। ये एप्लीकेशन है भाई क्या है, बायोसेट ला। तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं भाई एक फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अपने पास क्या है, एक सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सिस बनाना तो भाई थोड़ा सा क्या करना होगा, ऐसे बेंड करके ऐसा समझना होगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, तो सर्कल दिखेगा, मुझे एक्सिस बाहर बनाना होगा। तो अभी 3D फिगर तो बना नहीं सकते, इससे थोड़ा सा कर्व बनाना है ताकि हम इस पॉइंट को यहाँ पर शो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर है मान लो, और सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें क्या लेना है भाई, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या लेना है भाई, P। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे जो यहाँ पर आके मिल जाएगा भाई। फिर यहाँ से यदि मिलाना चाहोगे तो यहाँ इसको भी मिला दो। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर भी दिखेगा, तो वेक्टर भी बना देते हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं कहूँ थोड़ा सा ये आपको कि नीचे से भी कभी समझने के लिए है, बट ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ को नीचे की तरफ से बनाओ। चलो थोड़ा थोड़ा पता चला, इसलिए ऐसे थोड़ा सा कर देंगे। ठीक है, अब नॉर्मली देखो आपको क्या करना भाई, अब यहाँ पर आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर हमने मान लिया O है। इससे मैंने कहा r डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या भाई P, इसको हम मान लेंगे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देंगे क्या भाई P। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका P। ठीक है सर, अच्छा यहाँ पर ये करंट मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है।
क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस पे यहाँ पर ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, क्या, dl, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट dl लेंगे। मान लो इससे कितने डिस्टेंस पे, यक्स डिस्टेंस की बात करें, यक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या था, p, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप से याद रखना भाई, यक्स आदमी मानोगे यक्स पता होगा लेकिन ये नहीं पता होगा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि चलो एक्सिस की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं मान लेता हूँ, इस वाले को मान लेता हूँ, ये कितना है, ये r है, और इस वाले को x मान लेता हूँ, और इस भाई साहब का रेडियस कितना है, कैपिटल R, रेडियस कितना है, कैपिटल R। अब इसमें देखो नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास ये क्या है भाई बोलो, एक है सर्कुलर कॉइल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा भाई ना, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पढ़ा कि इसको थंब ऐसे रख के देखेंगे तो ये क्या आएगा, मतलब जस्ट इसको कर्ल बनाएंगे तो कर्ल जो बनेगा उसके उससे बन जाएगा। तो नॉर्मली ये वायर है ऐसे सोचो, तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन पे देखूँ और ये तो पॉइंट नीचे होगा, पॉइंट कहाँ होगा, नीचे, इसके करस्पॉन्डिंग तो पॉइंट नीचे ही होगा ना भाई सर को, जैसे यहाँ पर करेंगे तो पॉइंट नीचे है, तो इसको जब यहाँ लेंगे चलेंगे और ये करंट किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो इस केस में भाई क्या होगा, अब नॉर्मली देखो मैंने इसको ऐसे दिखाया हुआ है, मतलब करंट उस साइड से इस साइड ऐसे आ रहा है, करंट उस साइड से इस साइड आ रहा है, तो नॉर्मली ऑब्जर्व करो कि करंट डायरेक्शन हो गया इस साइड, तो करंट डायरेक्शन इस साइड हो गया, मुझे वो निकालना है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखो कैसा आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मल ऑब्जर्व करो भाई, हैंड ऑन थोड़ा सा ट्राई करके देखना। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो मैंने बनाया है उसमें करंट डायरेक्शन इस साइड से जा रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन तुम्हारी तरफ है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे है, तो करंट इधर से ऊपर वाले पोर्शन से नीचे जा रहा है और फिर पीछे वाली साइड से ऊपर से आते हुए ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है भाई, तो ऐसे आ रहा, तो इस केस में आपको करना क्या, सोच के देखो, इस केस में ये है कि जब करंट डायरेक्शन ऊपर वाले पोर्शन पे इधर है तो मुझे क्या करना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले पॉइंट पे क्या निकालना भाई, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं थंब तो लगाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन मेरा क्या होता, ये पाम ऐसे बनाएगा, परपेंडिकुलर हमेशा बताता भाई, तो इस चीज़ के करस्पॉन्डिंग यदि करेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, इसलिए हम कहेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग, इस स्मॉल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, dB यहाँ पर हो जाएगा सर, ठीक है। वही सेम मैं बात नीचे के बेसिस पे बोल सकता हूँ, ठीक है, सेम बात कहाँ बोल सकता हूँ, नीचे के बेसिस पे, कि यहाँ पर इसकी तरफ क्या हो जाएगा, dB। अब मान लो ये एंगल कितना है सर, थीटा, आपको मानना है, कहीं भी थीटा मान लो, बस मान के कर लेना भाई, ठीक है, बुक में थोड़ा सा देखोगे कहीं डिफर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक को फॉलो करो, आराम से करो, लेकिन आज ये सिखा रहा है, इसको आप देख रहे हो तो जैसे थीटा मान रहा है वैसे करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो भाई, खत्म बात, कुछ बचेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इतना मैं बोल दे रहा हूँ आपको। ये थीटा है तो देखो ये पूरा पोर्शन 90 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसे फिर ये वाला पूरा पोर्शन 90 डिग्री पे होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, थीटा, ये थीटा हो गया। जब ये थीटा होगा तो इधर वाला पोर्शन फिर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसमें सभी को नहीं लिखना है, ये थीटा, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी कितनी बन जाएगी सर, थीटा, ये वैल्यू इसके साथ थीटा बनाएगी, देखिए ये जो लाइन आई है ऐसे इसके साथ, ये जो आपके पास रेडियस होगा, इस रेडियस और इसके बीच जो नीचे ये एंगल होगा, लेकिन मैं ये जो वायर था और उसके केस में तो वायर तो ऐसे आया था और ये ऐसे, तो इस केस में कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, मतलब बायोसेवर्ट के केस में जो साइन आता है साइन थीटा, वहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, लेकिन ये थीटा अलग है, ये थीटा क्या है भाई, अलग है, ठीक है ना। तो इसमें इन सबको लिखने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक दिखा दिए भाई इनफ है, ठीक है। यही सेम बात आप इधर कर लो, इधर dB है, ये थीटा मान लोगे, ये थीटा मान लोगे, ये वाला थीटा है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से भी थीटा आ जाता, लेकिन अब हम लोग क्या करें भाई, इधर तो खींचना है, जरूरत भी नहीं भाई, ऊपर से समझाने के लिए ऊपर से ये काम हो जाएगा, ये ग्रीन वाला पोर्शन नहीं भी ड्रा करते हो तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो dB है, तो dB का इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा सर, बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट d cos थीटा, ऊपर क्या मिल जाएगा सर, d sin थीटा, क्या मिलेगा d sin थीटा। इधर इसको देखोगे तो इसकी इस डायरेक्शन में, ग्रीन वाले को दूसरे कलर से दिखा देना आपको, ग्रीन वाला जो पोर्शन था उसको मैं, कलर है भाई तो यूज करो, क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में नहीं चेंज होगा क्या भाई, यहाँ पर इसकी वजह से तो क्या आएगा dB cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा सर, dB बोलो sin थीटा। अब नॉर्मली देखो, नॉर्मली ये देखो ना कि ये भी डिस्टेंस तो r ही होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, तो r डिस्टेंस पे ये भी है, उतना ही एलिमेंट उतने ही करंट के साथ, ये भी उतना ही एलिमेंट उतने ही करंट के साथ है, और r डिस्टेंस पे पॉइंट ये भी आ रहा है, कोई सेंटर है तो भाई दोनों डिस्टेंस सेम ही आएगा, ठीक है। तो जब सेम है तो भाई dB sin थीटा और dB sin थीटा क्या है,
सेम वैल्यू है, क्या है, सेम वैल्यू। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें मिलेगा किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा केवल डी बी कॉस थीटा की वजह से। तो ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं, डी बी कॉस थीटा सर, डी बी कॉस थीटा दो बार ऐड करें, नहीं भाई, आप इसको इंटीग्रेट करना पूरे सर्कल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, पूरे सर्कल के करस्पॉन्डिंग। ये समझाने के लिए मैं बोला कि अपोजिट आ रहा है तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट किसी काम का नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट सबकी वजह से मिलेगा और सब एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल आउट करते जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई मुझे इतना ही बचा के रखना है, मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, केवल डी बी कॉस थीटा बचेगा। तो डी बी कॉस थीटा एक बार लेकर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले तो डी बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी बी की, डी बी की वैल्यू कितनी है, तो डी बी यहाँ लिखोगे तो कितना होगा, आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर डी बी इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, डी बी इज इक्वल टू कितना है, हम फार्मूला पढ़े थे म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या होगा, आई डी एल, साइन क्या रखने बोला भाई, 90 बोला था, यहाँ पर 90 रखो, क्यों आपको पता है मैंने, ठीक है, क्योंकि वो 90 ही बनाएगा, लेकिन ये थीटा अलग है। तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये समझ लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब टोटल यदि निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो भाई उस पॉइंट P पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर B इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेट कर देंगे, किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे भाई, तो मैंने कहा कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, किसके करस्पॉन्डिंग, कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। रीजन आपको पता है कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि डीवी तो वो बस बता रहा है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यदि आपको लिखना है तो लिख लो, नो इशू, ठीक है ना, लिखना है तो ये लिख लो भाई कि वहाँ पर जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख लो, मतलब क्या लिखोगे कि डीबी हैज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड ड्यू टू ऑल सर्कुलर लूप पेयर्स ऑफ vertical component are equal and opposite, so they cancel to each other, तो ये हो गया भाई। तो इसकी वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अब कितना हो जाएगा भाई, ले लो आप, कौन सा ले लोगे, मैग्नेटिक फील्ड, केवल कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब B की वैल्यू रख दो भाई, तो B इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, बोलो डी की वैल्यू कितनी निकाले थे, म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना था सर, आई डी एल बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कितना है सर, कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है भाई, कॉस थीटा की। तो B इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, या पहले कॉमन ले लो, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, आई बाई कितना बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, या कॉस थीटा को भी बाहर ले सकते हो क्या, तो कॉस थीटा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट होगा, अंदर बचेगा हमारे पास डी एल, क्या बच जाएगा, डी एल। तो डी एल की वैल्यू लिख दो, तो म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और डी एल ऐड करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर।
क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b बचेगा कितना सर? तो आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, ये 2 तो कट गया है, तो म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई क्या बचा है सर? 2r², क्या बचा है? 2r² कॉस थीटा। इसे कोई इक्वेशन समझ लो, इधर 1 माने थे, इसको मान लो 2। अब नॉर्मली क्या करना, मुझे कॉस थीटा, थीटा एक्चुअली में एग्जैक्ट पता नहीं होगा और इसके अलावा आर भी नहीं पता होगा, मुझे यक्स पता होगा, तो आर की वैल्यू यक्स के टर्म में निकालेंगे और कैपिटल आर, रेडियस पता होगा, ये पता होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो r² की वैल्यू फ्रॉम द फिगर, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर। तो फिगर से क्या मिल जाएगा सर बताओ? फिगर से हमें मिल जाएगा r² इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है भाई, तो सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल r² प्लस x²। ऐसे यदि मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ है सर, तो बेस अपन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो बेस कितना है भाई? कैपिटल। हाइपोटेनस कितना है? स्मॉल r। तो r बाई, अब देखो कैपिटल r² की वैल्यू ये है, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका पावर 2, r² प्लस x² का पावर कितना हो जाएगा? 1/2। या इसको रूट में भी लिखा जा सकता था। कहाँ लिख सकते थे? रूट में लिख सकते थे। ठीक है क्या? बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। तो ये थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ इसको भाई। फिगर आप समझ ही गए थे, कोई इशू है नहीं, ठीक है। ऐसे इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली ये दोनों वैल्यू जब इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों वैल्यू क्या करेंगे? इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो b इज इक्वल टू कितना भाई मिल जाएगा? बोलो। b की वैल्यू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2r² की वैल्यू कितनी थी सर? r² प्लस x² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R डिवाइड बाई r² प्लस x² टू द पावर 1/2। तो ये देखो पावर इसका 1 है, r² प्लस x² का होल पावर 1 है, इधर r² प्लस x² का पावर 1/2 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो कितना हो जाएगा? 3/2। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई r² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा भाई मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर। किस पे मिल जाएगा? एक्सिस पे। दूसरी खास बात याद रखोगे कि यदि मैं ये बोलूँ भाई, यदि मैं क्या बोलूँ, ये कहूँ कि मान लो अपने पास ये चीज़ है कि इधर क्या है? टोटल लूप जो है, टोटल लूप कितने हैं? n लूप है, ठीक है ना। टोटल कितने लूप हैं? n लूप। इफ देयर आर n लूप्स, देयर आर n टर्न्स या लूप्स बोल सकते हो, देन मैग्नेटिक फील्ड। देन हम b क्या निकालेंगे? तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट n आई r² होल डिवाइड कितना हो जाएगा? 2r² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा भाई किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, जो कि एक्सिस से कितने मतलब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? तो आप बोलोगे x डिस्टेंस पे है, उस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। समझ में आई क्या बात? बोलो सर। तो कितने इजी तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। इसको प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस करना देखो बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन आप ट्राई करो, देखो हाँ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्क करने से ही होगा भाई, वर्क नहीं करोगे देन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है क्या? चलो तो इसके आने के चांस थोड़े भाई क्या हैं? ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए इतना टाइम क्या है, मतलब भाई मैं हट गया, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना, या तो फिर लिखते चलो समझते चलो, ठीक है, नो इशू। चले आगे सर। तो इसके तीसरे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, इसके तीसरे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर यदि तीसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो क्या है सर? देखते हैं। ये हमने लूप की वजह से लिख लिया, अब स्ट्रेट वायर की वजह से निकालेंगे। किसकी वजह से निकालेंगे? स्ट्रेट वायर की वजह से। चलो
स्ट्रेट वायर की। तो थर्ड एप्लीकेशन आप बोल सकते हो क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long current carrying straight conductor या वायर, स्ट्रेट कंडक्टर भी ले सकते हो भाई या वायर भी बोल सकते हो। इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है क्या? चलो तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अब ले लेते हैं अपने पास, मान लेते हैं क्या है, एक बोलो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लो ये अपने पास हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है बट अभी इतना लेकर समझा रहे भाई, फिगर अच्छे से समझ गया देन क्लियर सब। ठीक है, कलर चेंज करते हैं भाई। ठीक है, ये मान लो अपने पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, स्ट्रेट है तो हाँ है तो स्ट्रेट, मतलब तिरछा ना बन जाए ये इसका डर था। ठीक है, अब यहाँ से मान लो इसके सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि ले लें, कितनी डिस्टेंस है भाई, आर डिस्टेंस, वो तो लिखाएंगे अभी। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन हम ड्रा करेंगे भाई इसके एक छोर पे, और यहाँ से इसके दूसरे छोर पे भी एक लाइन ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और पॉइंट ले लेंगे भाई। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात? चल अब समझो फिगर, इसमें करंट मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम ABCD जो भी रखना भाई रख दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इसमें करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है I। ये आप कर सकते हो सेंटर, मान लो यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है सर, P, और इसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मान लो ये जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन था, इसके ऊपर वाला ये एंगल थोड़ा समझने का प्रयास करो, और इसके इस वाले मतलब इसके एंड पॉइंट का, एंड जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट का हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। तो नीचे वाला एंगल एज ही मान लो हम ट्रीट कर रहे हैं φ1, और ऊपर वाला मान लेते हैं कितना है φ2, और ये वाला भाई साहब जो ये इतना एंगल है इसे मैं मान लेता हूँ φ, कितना मान लेता हूँ φ, और ये एंगल कितना मान लेते हैं थीटा, कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पर कहें कि चलो ये जो डिस्टेंस है भाई कितना x है, कितना है x, और ये डिस्टेंस कितना है अभी के लिए l, ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई l। ठीक है, यहाँ पर अभी मुझे स्मॉल एलिमेंट dl लिखे ही समझना है। ठीक है, क्या लिख समझना है, dl। ठीक है, बोलो भाई। चलो अब देखो, नॉर्मली यदि मैं कहूँ कि ये एंगल तो यहाँ पर हो जाएगा 90 भाई, कितना हो जाएगा 90, तो नामकरण करना है तो कर लो, ABCD तो लिख ही रहे OP, और यहाँ पर नहीं बचा तो कुछ Q लिख लो, क्या लिख लेंगे, Q लिख लेंगे। ठीक है, तो फिगर अब करंट ऊपर जा रहा है तो भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा, क्रॉस लगा के दिखा सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगी। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा उस ट्रायंगल को देखें हम, कौन सा ट्रायंगल, OPQ वाला, क्या देखें, OPQ। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग करेंगे भाई, इधर से कर लेते हैं, इन ट्रायंगल OPQ। तो OPQ वाले ट्रायंगल में क्या दिखेगा भाई, हमें ये दिखेगा थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 180, होगा कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या करो, थीटा की वैल्यू निकालो सर, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस 5। इसको अभी बचा के रखो भाई, ये मान लो इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया क्या। चलो अब यदि मैं कहूँ कि उस स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से हम पॉइंट P पर क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब लिखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl,
करेंट एलिमेंट क्या सर, DL। ठीक है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, dB इज इक्वल टू जो फार्मूला पड़े वही होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा भाई, कौन सा डिस्टेंस है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसे कर देंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमारा टारगेट भाई ये है ना कि x भी नहीं पता होगा, हमें तो पता होगा r, हमें पता क्या होगा, r पता होगा। ठीक है, हमें x नहीं पता होगा, तो x को भी हटाने की टारगेट है कि x को भी हटा लेंगे। इसके अलावा DL लेंथ का यहाँ इंटीग्रेशन करने से इन्फिनिटी लेंथ होगा तो हम L नहीं रख पाएंगे, तो L कोशिश करेंगे हटाने की। और साइन थीटा में थीटा को हटाएंगे क्योंकि ये फॉर्मेट हम φ1 और φ2 के टर्म में लाना चाह रहे हैं। कैसे, φ1 और φ2 के टर्म में, तो वही चेंजेस हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली यदि आप ऑब्जर्व करो तो मैंने साइन थीटा का तो जुगाड़ कर लिया भाई, क्योंकि मैंने थीटा पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि साइन थीटा के प्लेस पे रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस 5, थीटा की वैल्यू 90 माइनस 5, तो साइन 90 माइनस 5 क्या होगा, कॉस 5, क्या हो जाएगा सर, कॉस 5। इतनी बात क्लियर है क्या, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो एंड ये कहोगे कि यहाँ पर यदि हम क्या कहें, देखो L और R, x तो मतलब नहीं है, तो L और R में क्या रिलेशन हो सकता है भाई, तो यदि मैं इस एंगल को ऑब्जर्व करूँ तो मैं बोल सकता हूँ cos phi इज इक्वल टू एंगल बनूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा सर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। होगा या नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे, लिख लो वहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan phi। तो यहाँ पर जब tan phi लिखोगे तो tan phi इज इक्वल टू L बाई क्या हो जाएगा सर, R, क्या हो जाएगा, L बाई R। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे सर R tan phi, मुझे तो चाहिए DL सर, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो DL इज इक्वल टू tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, और DL लिखे हो फाई के रिस्पेक्ट में करें तो इधर क्या आ जाएगा, D फाई, मतलब DL के प्लेस पे लिखेंगे अब R सेक स्क्वायर फाई D फाई। ये हो गया भाई। और क्या चेंज करना था, तो आप बोल रहे थे सर और भी चेंजेस करने वाले पोर्शन थे, वो कौन कौन से हैं, तो अभी तो मैंने किसको हटाया, DL हट गया, साइन थीटा हट गया, अभी बचा x, तो x में रिलेशन करेंगे। तो देखो कॉस वाला ऐसा सेक जैसा आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ R और x में रिलेशन देखूँ तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होगा, कॉस का। तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस फाई, क्या लिख सकते हो, कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R बाई एक्स, क्या हो जाएगा, R बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपान कॉस फाई, या इसको करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, R सेक फाई, कितना हो जाएगा, R सेक फाई। अब क्या करेंगे भाई, साइन थीटा DL और क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या बोलोगे सर, सब्स्टिट्यूटिंग, बोलो क्या क्या था, साइन थीटा कमा DL एंड x इन इक्वेशन, किसमें सर, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो भाई चलो इक्वेशन सेकेंड में रख दिया, तो क्या पा रहे हो भाई, तो dB इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, dB इज इक्वल टू मिलने वाला है इधर म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ क्या है आई DL के प्लेस पे क्या रखोगे, R सेक स्क्वायर फाई D पाई, R सेक स्क्वायर फाई D फाई, ये इसकी वैल्यू हो गई, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या था सर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब करोगे तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। अभी क्या बचा है सर, अभी आपका बचा था साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला था कॉस फाई, क्या आया था, कॉस फाई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस फाई। तो देखो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो dB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dB इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई। यहाँ पर देखो एक R से R भी कैंसिल करना था, तो कितना बचेगा सर, I बाई R, और यहाँ बचा कॉस फाई और D फाई, क्या बचा सर, कॉस फाई D फाई। अब इतनी वैल्यू देखो सब के सब कांस्टेंट, मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बात करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ, लिमिट सोचो, फाई के टर्म में आ गया ना, अब इसका लिमिट नीचे ही फाई 1 ऊपर फाई 2, क्योंकि जितना भी ऊपर जाना होगा भाई एंगल बढ़ेगा बहुत होगा, नीचे जाएगा तो एंगल क्या होगा, घटेगा। बस ऐसा ही तो खेल चलेगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसा बोल दोगे। तो नॉर्मली ऑब्जर्व करो कि जब ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो डी बी इज इक्वल टू, या इंटीग्रेट करना था आपको, तो b इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, तो नीचे की तरफ माइनस कर लो फाई 1 और ऊपर की तरफ फाई 2 कर लो, ऊपर की तरफ क्या कर लो, फाई 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, आप बोलोगे सर म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना है सर, आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। तो भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो कितना बचेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या, कॉस फाई डी फाई, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का फाई 1, ऊपर का क्या हो जाएगा सर, फाई 2। चलो इंटीग्रेट करते हैं भाई, इंटीग्रेट करते हैं। चलो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू, आप बोलोगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, तो है ही म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर ये बचेगा कॉस फाई का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आता है क्या सर, माइनस का साइन फाई, क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, साइन फाई, कॉस है ना, माइनस नहीं आता भाई। ये क्या आ जाएगा, कॉस फाई का तो कर ही रहे हो ना, साइन फाई आ जाएगा, साइन फाई, लिमिट क्या है, माइनस फाई 1 टू फाई 2 रख दो भाई। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, इधर हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, सॉरी साइन माइनस फाइव, और साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना हो जाएगा, आई बाई आर, इधर हो जाएगा साइन फाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा, साइन फाई 1, ठीक है। ये फार्मूला मिल जाएगा, फाई 1 को पहले लिख देते हैं, तो म्यू नॉट अपन कितना हो जाएगा, 4 पाई आई बाई आर, अंदर बचेगा क्या, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 दिन भाई इन सब चीज़ों के लिए क्यों रखा। बस इतनी सी बात इसलिए रखा कि क्योंकि टाइम लगेगा भाई, ये चैप्टर ऐसा जिसका डेरिवेशन समझाने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में, फिर इसको भी 2 दिन किया कि भाई अब छोटे छोटे एक दिन में सब डेरिवेशन कर देने से भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, सब रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो कुछ पोर्शन कर दे रहे हैं एक दिन, कुछ दूसरे पोर्शन को दूसरे दिन समझ लेंगे। तो अभी आज तो 2-3 हो गया, इन 2-3 को भाई रम लो, तैयार कर लो कि हाँ कितने लेवल से हम कितना क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी को बेहतरीन तरीके से भाई क्या करो, एकदम तैयार करो, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपसे छूटे, ठीक है भाई। एकदम अच्छे से क्या करो, तैयारी करते रहो। चलो ये हो गया, इसकी बात तो हमने कर ली। अब भाई हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़े यदि तो इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो लिख लिया हो गया आपने, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं ऊपर लेके चलता हूँ भाई, ठीक है। और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये इधर कर लेता हूँ ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि समझाने में आसान रहेगा। नॉर्मली मैं अब आगे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यदि मान लो कि ये बढ़ते 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 भाई इन्फिनिटी चला गया, ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी चला गया, तो इन्फिनिटी वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है भाई, तो उस केस में क्या होगा, ये बहुत दूर चला जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, सोचो ये एंगल बढ़ेगा ना इन्फिनिटी जाते समय, तो कितना बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है 90 तक। कितना बढ़ सकता है, 90 तक। मतलब फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू दोनों मिलके कितनी हो जाएगी भाई,
दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे 90। तो इनफाइनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, रख लो। सो मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इस केस में यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर, ये तो रहेगा ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर तो है ही। अब यहाँ पे क्या करना था, साइन फाई 1 साइन फाई 2 है, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू 90 रखनी है। तो इधर कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 दोनों की वैल्यू मिलके कितनी हो जाएगी, इधर 1 वो 1 मिलके कितना हो जाएगा सर 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर और इंटू कितना हो जाएगा सर 2, तो 2 से बहुत होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद रखो भाई, जो सर्कल फॉर्म में है जिसमें पाई आता है उसमें पाई नहीं आ रहा, सर्कल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे पढ़ते हो, तो थोड़ा याद करने के लिए थिंक कर लो कि इस केस में भाई उल्टा ही हो रहा है कि जिसमें पाई पढ़ते हैं हम बचपन से ही, तो उसमें पाई नहीं आ रहा क्योंकि कट जा रहा है वो। तो सर्कुलर लूप में जो फार्मूला आता था वो कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और यहाँ पे 2 पाई आर आ रहा है, ये इन्फिनाइट लेंथ था, तो इसके केस में कितना आएगा 2 पाई आर, मतलब म्यू नॉट आई पाई 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ये याद रखोगे, यहाँ तक डेरिवेशन करना है। यदि इन्फिनिटी बोल के रखा है तो इतना करेंगे, लास्ट में इन्फिनिटी का केस लगा के इतना कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात क्या? चलो भाई, एक टॉपिक और है, अभी टाइम है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पियर सर्किटल ला करके है, उस टॉपिक को भी समझ लेते हैं और उसमें हल्का सा डेरिवेशन है भाई, छोटा सा, उसको करके बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, मतलब आगे कल के लिए छोड़ देंगे, फिर कुछ पोर्शन तो देखो छोड़ना पड़ेगा भाई, सब नहीं हो पाएगा। और 2 घंटे का वीडियो 3 घंटे का वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं भाई, 1-1.5 घंटे मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, मैराथन का मतलब ये है, या ऑन शॉट का मतलब ये है कि पूरा देख भी लिए तो कोई फ़ायदा नहीं, पूरा कंटेंट मिल जाए वो अच्छी बात है, मतलब टाइम टू टाइम, तो ये ज़्यादा जरूरी था। बट टाइम तो मैंने भाई अभी क्या कर सकते हैं, 1 दिन का गैपिंग हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आगे आते हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी बात करूँ, अगला टॉपिक तो है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ। इनका लॉ भाई जस्ट किसके जैसा है, तो गॉस लॉ के जैसा है। जैसे गॉस लॉ में बोला गया था कि किसी क्लोज सरफेस के करस्पॉन्डिंग यदि जो चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आती है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। लेकिन इनका कहना है भाई कि कोई यदि वायर तो क्या है, कोई वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, किसी लीनियर लूप के अंदर है, ठीक है ना, मतलब उसका लाइन इंटीग्रल बोलना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो उसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो म्यू नॉट आई के इक्वल आएगा। नहीं समझ में आया मेरे कहने का मतलब, जैसे एक वायर है, इस वायर में फ्लो कर रहा करंट, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा करंट, मान लो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कहीं पर क्या निकालना है, बोलो r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सर्कल। ये कुछ इस तरीके से, तो ये समझ सकते हो वायर के करस्पॉन्डिंग सर्कल बना दिए, तो ये सर्कुलर वाला पोर्शन इसको मान लो घेर ले रहा है, इसको क्या कह रहा है, घेर ले रहा है। जैसे ये सोचो घड़ी है पहने हुए हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा हैंड है, जितना ये थिकनेस है, हालांकि हमको बहुत लीनियर लेना है, तो जितना थिकनेस का वाला पोर्शन है उतना हैंड दिखाई दे रहा है। क्या ये हैंड का पोर्शन, स्क्रीन जो है दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, जितने पोर्शन पे है, तो जस्ट वैसे ही फील करो कि जो इसमें करंट जा रहा है, ये जो करंट आई जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग एक हम लूप बना दें और उसको देखें तो वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि वो उस लूप के क्या है, अंदर है, उस लूप के अंदर है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि भाई आपके पास यदि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तो ये म्यू नॉट आई के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है, उसमें यदि हम क्या करें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो फ्री स्पेस की है म्यू नॉट, उससे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं परमिटिविटी है, सॉरी म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो परमिटिविटी फ्री स्पेस का मल्टीप्लाई करंट से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, म्यू नॉट बी डॉट डी एल। ये स्टेटमेंट याद रखना है भाई कि कोई भी यदि आपके पास वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि देखा जाए,
कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट को हमें किसी पोर्शन से क्या कर रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं, क्लोज लूप बना के कवर कर ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल है भाई, म्यू नॉट आई के। ठीक है, क्लियर है बात। चलो इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किसका है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सोलेनॉइड का। किसका डेरिवेशन है भाई, सोलेनॉइड का। ठीक है, हालांकि इसके प्रूफ की बात करेंगे तो इसके प्रूफ को भी देख सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो मान लो अपने पास क्या है, सर्कुलर रिंग है, अपने पास क्या है भाई, सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचो कि एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है भाई, रेडियस r ले लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, बोलो हाँ कि ना। तो यदि मान लो स्टार्टिंग में कहूँ कि करंट इधर फ्लो कर रहा है भाई, करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ये स्मॉल एलिमेंट dl है, स्मॉल एलिमेंट क्या करते हैं dl, तो आपको पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग b पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है सर, b पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, बोलो भाई। B पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, तो आपने पढ़ा था सर सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोल नहीं रहे तुम, म्यू नॉट आई बाई कितना होगा 2r, कितना था वो कैपिटल आर लिए थे डेरिवेशन करते समय, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर। अब भाई मुझे लीनियर इंटीग्रेशन निकालना था, तो b डॉट डी एल, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको ब्रेक करो भाई, b डॉट डी एल, तो b डी एल कॉस, अभी मत करना कॉस 90 सर, क्योंकि डी एल और आई, डी एल की बात करना, डी एल इसी डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया था करंट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्या आएगा, इधर ही आएगा, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0, कितना बन जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 0। अब आगे यदि देखा जाए तो यहाँ बी डी एल हो जाएगा कि नहीं होगा, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा बी डी एल, फिर बी को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या डी एल, तो यहाँ से आप देखोगे कि बी डॉट डी एल की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सर, बी इंटू ये कितना है सर, बोलो उधर से पूरा सर्कमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई आर, कितना आ जाएगा 2 पाई आर। अब ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अभी आपको क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो था ही, ऊपर से आप भी 2 पाई आर लेके आ गए हो, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल कर देगा, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बोलो म्यू नॉट आई। तो इसको प्रूफ भी करना होगा तो कर सकते हो, बट प्रूफ इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यदि आपसे पूछेगा तो इसका स्टेटमेंट पूछेगा, और इसकी वजह से किसका, इसका एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेशन किसका, सोलेनॉइड का। किसका पूछ लेगा भाई, सोलेनॉइड का। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई क्या, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, तो चलो सोलेनॉइड का भी देख लेते हैं। ठीक है ना, सोलेनॉइड का देख लेते हैं कि सोलेनॉइड के करस्पॉन्डिंग जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कितना मिलेगा। मतलब इस एप्लीकेशन का यूज करके हम निकालते क्या है, मतलब बायोसेवर्ट से भी निकालते थे, लेकिन इस वाले से भी क्या कर सकते हैं हम ईजिली, क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर, चलिए तो एप्लीकेशन आप क्या करेंगे, गॉस बोला, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या फर्स्ट ही है और एक ही है ही, ठीक है, यही पढ़ना है बेसिकली। तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, निकालना है भाई, कहीं पर मतलब बीच में। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि अपने पास एक सोलेनॉइड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बोलो सर, ये हो गई क्या, सोलेनॉइड। अब बेसिकली ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो मान लो इधर से करंट जो हम प्रोवाइड करें वो आई नॉट है, कितना है, आई नॉट है, या आई भी ले सकते हो, तो जितना जा रहा है उतना निकल भी जाएगा भाई।
अब उतना निकल जाएगा। तो नॉर्मली देखो ये सोलेनॉइड मतलब क्या करते हैं, लूप बना लेते हैं वायर का सिलिंड्रिकल शेप में, जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, जिसका थिकनेस क्या होता है, बहुत ही कम लेना पड़ता है, ठीक है, इन कंपेयर टू इसके लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस वायर को, जैसे ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, किसी क्लोज लूप के अंदर कर लेते हैं। क्या करते हैं, किसी क्लोज लूप के अंदर। तो नॉर्मली जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कुछ क्लोज लूप वैसे बना देता हूँ, ट्रायंगल ही बना के कर लेता हूँ, क्यों इतना कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल ही लेके कर लेता हूँ। जैसे ये मैं उठा लेता हूँ और यहाँ से ऐसे बना दे रहा हूँ कि चलो ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है सर, ऐसे। अब यहाँ पर मान लो कि मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D, A B C D ऐसे करके है भाई। अब इसमें नॉर्मली देख के देखो कि हमें सेंटर पे निकालना है, मतलब कहीं पर बीच में अंदर निकालना था। तो ये इसमें हम क्या किए, ये जो लूप बना दिए, ये लूप इसके क्या हो गया, अंदर हो गया। मतलब ये इतने वाले वायर को क्या करा, घेर के रख रहा है। तो मतलब ये इस वायर के अंदर क्या आ गया, इस लूप के अंदर ये वायर आ गया, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो रहा है, विद इन द क्लोज लूप आ रहा है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। तो बेसिकली देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है, जैसे मैं B डॉट डी एल निकालूंगा, तो B डॉट डी एल यहाँ पर निकलेगा कैसे, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और डीएल का डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिख रहा है, ठीक है, और इधर डीएल ऐसा दिखा दे रहे हैं, ये डीएल हो गया, ऊपर की तरफ इसके लिए डीएल हो जाएगा, इधर ऊपर डीएल हो जाएगा, और इसके लिए डीएल यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि इसको ब्रेक करते हो, 3 पार्ट, मतलब क्या हो, 4, टोटल कितने पार्ट है भाई, 4 पार्ट। तो यहाँ पर हम करेंगे A to B, लिखेंगे B, बोलो DL cos थीटा, फिर क्या लिखेंगे सर, B to C, क्या लिखेंगे, B to C, क्या हो जाएगा, BDL, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो कॉस। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इसके करस्पॉन्डिंग, यदि आपके पास लूप है, मैंने बताया था लूप में क्या होगा, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड, कोई भी तक डायरेक्शन होगा। मतलब सोचो करंट इधर जा रहा है, तो करंट के बेसिस पे इसको मैं ऐसे कर लूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो हर एक पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड डायरेक्शन पे, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, इधर भी इस डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री बनेगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90। तो यहाँ पर भी रखते हैं भाई, यहाँ पे क्यों नहीं रखे, यहाँ पे रखते, तो यहाँ पे कितना रखोगे, cos 0 डिग्री इस केस में, और इसके अलावा यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90। फिर इसमें आएंगे, देखो ये आउटर पोर्शन पे है, तो आउटर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता ही 0 है, आउटर पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। उसका रीजन समझो, उसका रीजन समझना है तो देखो, यदि लूप के करस्पॉन्डिंग समझना चाहोगे तो समझ में आएगा। मतलब इतने सारे घेरे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि मैं करंट मान लो इधर जा रहा है, तो करंट इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ इनवर्ट होगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा। तो यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे इसको इधर रखना होगा, और ये मेरा कर्ल जा रहा है अंदर की तरफ, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा सर, इनवर्ड। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग आप चेक करो, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, और इसकी वजह से इधर देखेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ। तो एक की वजह से क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, और दूसरी की वजह से क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो वो दोनों क्या करेंगे, इसका थिकनेस मैंने बोला बहुत कम रखना, तो ये लूप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, बहुत कम होगा, बहुत छोटा ले रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा सर, 0। तो B आउटसाइड क्या आता है, 0 आता है। हालांकि अभी लिख के चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, B to C तो हो गया, अब लिखेंगे C to D, क्या लिख देंगे सर, C to D लिखेंगे। लाइट चली गई क्या, फिर भी दिख रहा होगा भाई, ये दिखना जरूरी है, ठीक है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, चलो आ भी गई। तो C to D देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे B DL cos, आप बोल सकते हो भाई, चलो DL इधर B इधर 180 बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई उसको 0 मानो, इधर वाले पोर्शन पे क्या माना, आउटर पे पोर्शन पे 0 मान लेना। फिर आगे आएंगे, यहाँ पर फिर 90 डिग्री बनने लगेगा, तो C to D हो गया, D to A, क्या बोलोगे, B DL cos क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री। तो ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, cos 90 0, cos 90 0, इधर आउटर पोर्शन पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। तो ये तीनों टर्म हट जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या सर, बोलो, BDL की जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बचेगी सर,
ए टू बी बचेगा बी डी एल, क्या बच जाएगा, बी डी एल बचेगा। अब इसको बाहर निकालते हैं, मतलब जस्ट यहाँ चले तो यहाँ पर क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर b को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, ए टू बी डी एल, क्या बच जाएगा, ए टू बी डी एल। अब डी एल का मतलब क्या किया, इसका पूरा लेंथ ले लो, इसका पूरा क्या ले लो, लेंथ ले लो भाई, यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या करो, लेंथ ले लो। तो मान लो ये लेंथ कितना रियल ही आ रहा है, तो b डॉट डी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, b डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एल। इसे कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। बोलो सर यहाँ लीनियर इंटीग्रेशन निकाल दिए, वो हो गया। अब मुझे लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो भाई b डॉट डी एल की वैल्यू क्या बोला गया था, b डॉट डी एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई के इक्वल। किसकी इक्वल होती है, म्यू नॉट आई के इक्वल। लेकिन आई क्या यहाँ पर आई ही है, तो आप बोलोगे नहीं सर, यदि मैं ये कहूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, बोलो नंबर ऑफ टर्न, ये है n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N, ठीक है। और यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, तो इसको मैं मान लेता हूँ कितना हो जाएगा, स्मॉल n। अब इसका टोटल लेंथ यदि L ले रहे हो, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरी वैल्यू उधर रखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। इस पूरी वैल्यू को कहाँ रखना चाहिए था, क्यों यहाँ बना दिया मैं फालतू में। चलो इसको मैं यहीं रखता हूँ भाई। यदि ऐसा है, ठीक है ना, यदि अपने पास ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ कितना है भाई, तो स्मॉल n, तो आप ये बोल सकते हैं ना कैपिटल N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू एल। तो टोटल करंट कितना मिलेगा भाई, आप बोलोगे सर, बोलो आई तो करंट जा रहा है या आई नॉट जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बोल सकते हो एन एल, बोलो आई नॉट, बोल सकते हैं क्या, एन एल क्या हो जाएगा, आई नॉट, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा भाई, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b डॉट डी एल की वैल्यू, तो b डॉट डी एल इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, बोलो म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एल आई नॉट, एन एल आई नॉट। इसे कर देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन बोलो फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, क्या पाओगे भाई, बोलो, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई नॉट, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट। अब आई नॉट लिख रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि यदि ये बोला कि आई ही करंट फ्लो करा तो आई लिख देना, लेकिन मैं आई सर ऐसे लिखा और आपको बताया कि आई केवल अकेला आई नहीं भाई, इसके बाद इतने सारे लूप्स हैं और हर एक लूप में करंट है, तो हर एक लूप में करंट है तो करंट की इंटेंसिटी क्या होगी भाई, बढ़ेगी ना। इसलिए क्या करेंगे, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो तुम सीधे सीधे यहाँ पर आई ही लिख के चलते और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते, n इंटू एल से मल्टीप्लाई करते, या कैपिटल N और आई लिख देते, देन सही होता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो भी सही है, ठीक है तो ये भी सही भाई, ऐसे नहीं करना है कि रॉन्ग है ऐसा करके, ठीक है। हो गई क्या बात, समझ में आ गई क्या बात, ये हो गया। अब इसको मैंने कहा ना कि आई नॉट मैंने मान लिया था, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे बोला, यदि आई ही समझ रहे हो कि समय आई ही फ्लो कर रहा है तो ये फार्मूला में यहाँ आई भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू एल, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल N बाई एल। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, म्यू नॉट कैपिटल N बाई एल आई नॉट। तो आई नॉट क्या है सर, करंट। स्टार पॉइंट में बता रहा भाई, मतलब ये आपको कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो, म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते हो, नो इशू। यदि आपको ये लग रहा है कि आई ही इसमें फ्लो कर रहा है तो सिंबल मतलब चेंज कर, सिंबल की तो बात थी ना, बस सिंबल आई नॉट लिखा तो मैंने वहाँ आंसर आई नॉट है, यदि आई लिखता तो क्या आता, आई आता, ठीक है।
क्यों इधर आई नहीं लिख सकते भाई, आई मतलब वही सेम आई नहीं लिख सकते, क्यों मैंने बता दिया, नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ा रहे हो तो सबकी वजह से फील्ड जनरेट होगा ना, सबके, ये तो एक लूप की वजह से हमने निकाल दिया कि ऐसा बोला गया, तो पूरा जब निकालोगे पूरे लूप को इन्वर्ट करोगे तो पूरा करंट चाहिए ना, एक लूप का करंट क्या बताओगे भाई, तो इसमें भी लूप एक आई, इसमें भी एक आई, इसमें भी एक आई, सोचो इंडिविजुअली रखे हुए हैं, सोचो कि इंडिविजुअली रखे हुए हैं, इसमें करंट आई फ्लो करा, इसमें करंट आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स जब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखोगे तो एन इंटू एल हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि आपको करना हो तो डायरेक्ट एन से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ऐसे करो, फिर आई की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करके फिर दोनों को क्या करो भाई, इक्वेट कर दो। कौन कौन से इक्वेट किए थे, ये दोनों इक्वेट करने से हमें क्या मिला, ये मिल गया, और मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली इधर लास्ट टाइम ऐसे समझना तो भी कर सकते हो, तो b इज इक्वल टू, इसको भी इस फॉर्मेट में लिखोगे तो n/l बोल सकते हैं, बट ये समझना कि जो आई है वो वायर में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है सर। तो यहाँ तक के डेरिवेशन को आप क्या करेंगे भाई, अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है, बाकी इसके हाफ पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास जस्ट वही बात है भाई, जितना टाइम मिल रहा है उसके बेसिस पे उतना हम आपके साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट भाई, आप सभी को अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा भाई, मार्क्स लाना है बस, मैं इतना कहूँगा, और कुछ नहीं जानता मैं, ठीक है। आप सभी को एकदम पूरी जी जान लगा के डेरिवेशन सीख ले रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या देखो भाई, क्वेश्चन जो PYQ में आए हैं देखो, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से रिवीजन, मतलब जो ज़्यादा आ रहे हैं भाई उस पर फोकस करो, ऐसा नहीं कि स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ नए भी आ सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, नई चीज़ों को भी क्या करेंगे वहाँ पर आराम से करते चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।